सबसे पहले सबको बहुत बहुत स्वागत है आरडी कैंपस फैमिली के इस ग्रुप में। और जिस तरह से स्टूडेंट स्पीक मंच ने देश को एक संदेश दिया कि कैसे शॉर्ट तरीके से आगामी इम्तिहान जो कि मई में एनटीए द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है उसमें एक बेहतर सफलता कैसे हासिल करें। आज होली से पूर्व जिस तरह से हम सब यहाँ एकत्रित हुए और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी ना हो, एक डिस्टेंस मेंटेन भी रहे, देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे और अपने इम्तिहान को दे पाएंगे। आज आरडी कैंपस ग्रुप आप सबको यह सूचित करता है कि किस तरह से त्यौहार के समय में भी पढ़ाई के सिलसिले को या अपनी तैयारी को एक बेहतर ढंग से सुचारू तरीके से चलाया जा सके, उसके लिए एक छोटी सी तरकीब हम लोग जो डिस्कशन आज यहाँ पे करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि आप सब इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और होली के त्यौहार के बीच हंसी मजाक और ठहाकों के बीच एक बेहतर तैयारी के माहौल को भी बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का। आप सब इस सभा में आमंत्रित हैं और होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और हमारे बीच मंथन, विवेक, आकाश, कमलेश, प्रिया, आशीष और नैना, ये कुछ विद्यार्थी हैं जो इस बार इम्तिहान देने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनका रिजल्ट, इनका परिणाम बेहतर हो और सभी जेआरएफ के साथ उत्तीर्ण हो और आगामी भविष्य में एक बेहतर शिक्षक के रूप में राष्ट्र को समर्पित हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले मंथन से मैं शुरू करना चाहूँगा कि मंथन आप बताएं कि भारतीय संविधान जो आपने पढ़ा है उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, वो किस तरह से नेशनल मूवमेंट का रोल रहा है, कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण तिथियां एवं ईयर्स थे जिन वर्षों में भारत ने संविधान निर्माण की तरफ, एक रिपब्लिक इंडिया की तरफ कदम बढ़ाया और स्वतंत्रता संघर्ष के बाद देश को आज़ाद कराकर भारतीय संविधान जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है उसके निर्माण की ओर आगे बढ़ा। आप राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में कुछ बताएं। शुक्रिया सर। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत इस प्रकार हुई। पहले अंग्रेजों का आगमन हुआ 1608 में, जिसमें उन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई। 1611 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई। फिर सीधा 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। फिर 1857 की क्रांति होती है, जिसमें सिपाही विद्रोह होता है। फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है। फिर 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी बनती है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है। 1909 में मुस्लिम लीग को लीगली बना दिया जाता है और पार्लियामेंट सुधार होता है। 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की मांग होती है। 1912 में दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया जाता है। 1915 में गांधी जी की भारत में प्रवेश होता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। 1917 में चंपारण आंदोलन होता है और 1918 में खेड़ा आंदोलन हो जाता है। 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। 1922 में चौरा चौरी कांड होता है। 1923 में स्वराज पार्टी की बनती है। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना होती है। 1925 में काकोरी कांड होता है। 1927 में साइमन कमीशन इंग्लैंड में आता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आता है और 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज में। 1929 में भगत सिंह द्वारा विधानसभा, लाहौर में बम फेंकते हैं विधानसभा में। इसमें 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। 1934 में गांधी जी का कांग्रेस से इस्तीफा होता है। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनती है, इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष होते हैं और 1940 में अगस्त प्रस्ताव होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। 1945 में वेवेल योजना होती है और शिमला समझौता होता है और 1946 में कैबिनेट मिशन बन जाता है। 1947 में भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है और 1950 में भारत का संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी को। बहुत बढ़िया, आपने जैसे बताया भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को हमने स्वीकार किया, लागू हुआ भारत में पूर्ण रूप से और हम रिपब्लिक हो गए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्रम पर
एक एक तारीख, एक एक वर्ष को बच्चों ने अपने दिमाग में बिठाया है, उसके पीछे एक लंबी कहानी है जो कि डिटेल्स में हम लोग अलग अलग वीडियोज में इसको शेयर करेंगे आप सबसे। यहाँ पर एक छोटा सा एक सैंपल हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि कैसे हर चीज को क्रम से जुबान पे लाया जा सकता है। हमारे बीच विवेक हैं। विवेक बताएं कि आपने भारतीय संविधान को पढ़ा है जी। भारतीय संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इन्होंने एक नेशनल मूवमेंट की कहानी बताई जी। डेट बाय डेट। आप बताइए कि एक्ट्स कौन कौन से महत्वपूर्ण आए। इसमें जो महत्वपूर्ण एक्ट्स आते हैं वो है 1773 का, जिसमें भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और कंपनी को कंट्रोल करने किया जाता है। और उसी के साथ इसमें भारत के अंदर जो बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तीनों प्रेसिडेंसी को एक कर दिया जाता है। उसके गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं वॉन हेस्टिंग। उसके बाद यहाँ पे एक अपेक्स, कोलकाता के अंदर अपेक्स न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसके जो कोर्ट के जो जज बनाए जाते हैं पहले प्रथम जो होते हैं वो है सर एलिजा MP। उसके बाद आता है इसके बाद 1784 का एक्ट, जिसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो है जो कि प्रधानमंत्री पिट्स के नाम पे इनका नाम पड़ता है। जिसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाती है कंपनी के अंदर, जो कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मुद्दों को देखता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वित्तीय मुद्दों को देखता है। और इसी के साथ इसके बाद हम आगे चलें तो आगे 1793 के अंदर 1793 के अंदर चार्टर एक्ट आता है, जिसके तहत कंपनी को 20 साल के लिए कार्य करने के लिए अनुमति दी जाती है। और साथ ही इसके साथ ही 73 के बाद ही और यहाँ पे सैलरी की बात हो जाती है कि भाई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी हैं उनकी सैलरी जो कंपनी के लाभ से ही दी जाएगी। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं 1813 में, 1813 के अंदर मिशनरी को भारत में आने की अनुमति दी जाती है कि अपने धर्म के प्रचार करने के लिए, और देख कहीं ना कहीं ये शिक्षा पद्धति की शुरुआत मानी जाती है। फिर उसके बाद भारत में 1833 में भारत के अंदर जो कंपनी को 20 साल के लिए कार्य करने के लिए अनुमति मिल जाती है। और इसी के साथ साथ इनको भारत के गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है बनते हैं भारत के उस 1833 में। और भारत में ये लॉर्ड विलियम बेंटिक वही हैं जिन्होंने सती प्रथा के अंत होने में भारत की बहुत मदद किया था। उस दौरान राजा राम मोहन राय जिस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे थे उसको इम्प्लीमेंट करने में इनका रोल माना जाता है। इस काम को हम बेहतर करेंगे। और मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई। इसके आगे कुछ बताना चाहेंगे और एक्ट कोई है? और उसके बाद फिर आता है 1853 का एक्ट, जिसमें कि लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में ही एक सिविल सर्विस की आयोजित किया जाता है, जिसमें इसकी आयु 18 से 23 वर्ष रखी जाती है। ओपन सिविल सर्विस की शुरुआत की जाती है जी। ठीक है, और कुछ ऐसा बताएंगे? और इसमें इसी के साथ 1853 में ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उसके पूर्ण रूप से एक अधिकार बन जाता है भारत के ऊपर। भारत एक कॉलोनी, भारत एक उपनिवेश बन जाता है। जी बढ़िया। विवेक, आप 1853 की बात जब किए तो उसको ध्यान रखना है कि जैसा कि आप सब जानते हैं एक्ट लगातार आते रहे चार्टर एक्ट के रूप में। 1853 के बाद होता क्या, 1857 में सिपाही विद्रोह हो जाता है, देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। और इस क्रांति का असर इतना ज़्यादा अंग्रेजों पर पड़ता है, हम फाइनली अंग्रेजों ने हमें दबा तो लिया, विद्रोह को दबा दिया। बाबू कुंवर सिंह हो, चाहे झांसी की रानी हो, बेगम हजरत महल हो, खान बहादुर खान हो, पीर अली हो, जितने लोगों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, फाइनली टुकड़ों में होने की वजह से यह युद्ध हम कहीं ना कहीं इसको दबाने में सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद लेकिन डरते जरूर हैं। 1858 का एक एक्ट आता है, जिस एक्ट के आने से पहले महारानी क्या किया जाता है, एलिजाबेथ को भारत भेज दिया जाता है कि जाके थोड़ा समझा दीजिए, ऐसा ना हो कि फिर भारत पड़े कहीं। और उसी दौर में कहा जाता है कि ये गवर्नर जनरल के पोस्ट को वो आके बोलती है इलाहाबाद में कि हम पद समाप्त कर देंगे, और फिर वायसराय नाम से एक नए पद का ग्रहण किया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों को एक सांत्वना ही था, हालांकि इतनी सारी घोषणाएं थी जिसके वजह से इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया 1858 के एक्ट को। अब होता क्या है, इस समय से कहा जाता है कि भारत शासन परिषद जो है वहां से हम
काउंसिल को भेजेंगे और ब्रिटिश क्राउन अब भारत के लिए कोई भी नियम कायदा बनाएगा। इस दौर में 1861 का एक्ट, 1892 1892, और फिर 18 का ये ख़त्म होता है, 1900 में आते हैं 1909 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, और फिर फाइनली एक्ट आता है 1935 में, जो कि कहा जाता है कि भारतीय संविधान का मूल आधार उसी में छुपा हुआ है। यहाँ के आगे की कहानी हम लोग फिर चर्चा चलाएंगे कि किस तरह से 40 में अगस्त प्राप्त ठुकराता है, 42 में क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया जाता है, 45 में बेबल प्लान चले जाते हैं, 46 में कैबिनेट मिशन आता है भारत में, और कैबिनेट मिशन के समय भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुद्दा इतना गर्म होता है, फाइनली वो भी ठुकरा ही दिया जाता है। फाइनली 3 जून 1947 को माउंटबेटन के तहत प्लान के तहत भारत का विभाजन हो जाता है और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होते हैं। ये एक लंबी फहरिस्त है जिसमें कई सारी ऐसी घटनाएं हुई और एक्ट ने भारतीय संविधान की तरफ हमें आगे बढ़ाया। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आती है उसके तहत भारतीय संविधान सभा का भी गठन होता है, जिसके पहले दिन के अध्यक्ष 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 दिन बाद 13 दिसंबर को प्रियम्बल को रखा जाता है। और एक लंबे दौर के बाद कहा जाता है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद भारतीय संविधान तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया जाता है। ये एक दौर था जिससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान बनने के आगे की कड़ी जो कि प्रस्तावना के रूप में है, मैं चाहूंगा आकाश आप कुछ बताएं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेम्बल। तो मैं सुनाना चाहूँगा। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular and socialist democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को 3 फॉर्मेट में बांटा गया था, पार्ट, शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स। एक्चुअल में पार्ट्स जो थे वो 18 थे एंड प्रेजेंट में जो हैं वो 22 हैं, एंड शेड्यूल्स एक्चुअल में 8 थे, अब प्रेजेंट में 12, एंड उसके बाद जो आर्टिकल्स थे एक्चुअल में 395 एंड प्रेजेंट में 472 प्लस हैं। तो इसके बाद मैं पार्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। फर्स्ट संघ और उसका राज्य क्षेत्र, एंड सेकंड नागरिकता, थर्ड मौलिक अधिकार, 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 5 संघ, 6 राज्य एंड 7 खाली है, 8 संघ राज्य क्षेत्र, 9 में पंचायतें, 9A में नगरपालिका, 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध, 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, एंड 13 में राज्य में वाणिज्य, व्यापार और समागम, 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध, 19 में प्रकीर्ण, 20 में संविधान का संशोधन, 21 में अस्थायी संकरणकालीन और विशेष उपबंध, एंड 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एंड हिंदी में प्राधिकृत पाठ। थैंक यू। कमलेश, आप क्या बताना चाहेंगे? जिस तरह से आकाश की सबसे अभी कम उम्र का 19 साल का जो इसकी अपनी तैयारी की रणनीति है, जिसमें इन्होंने भारतीय संविधान के एक एक चीज को जुबान पे लिया है, इतिहास की स्थिति भी लगभग उतनी मजबूत है और भूगोल का कुछ कहना ही नहीं, ज्योग्राफी में इन्होंने अच्छों को चीज करना है, राजनीति विज्ञान वाले भी इनसे लोहा मानते हैं। तो ये आकाश है, क्योंकि इनका अपने तैयारी की रणनीति है, जुनून है। फिलहाल ये बीमार होकर वापस आए हैं ठीक होकर के, और हम चाहेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य के साथ आईडी कैंपस फैमिली के एक अच्छे मेंबर के रूप में लगातार बने। कमलेश। धन्यवाद सर। हम आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि काफ़ी वीडियो पहुंच चुके हैं आप लोग के पास, जिस पे हम सभी ने काफ़ी डिटेल्स में बात किया। तो हम शॉर्ट में बताएंगे कि हमने अभी तक कितने राइटर पढ़ा और कितना सीखा उनके बारे में। तो थोड़ा बहुत हम सबके बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सुकरात देखेंगे, जो कि सोफिस्ट थे, और जहाँ पे चर्च, राज्य और राजा के बीच में एक द्वंदात्मक सिद्धांत हमेशा लगा रहता था। एक समाज था वहाँ पे जो उसके अंतर्गत आता था, वो उनके लिए लड़े। तो सोफिस्ट जो सुकरात थे,
उनका एक ग्रुप था, यानी सोफिस्ट मतलब स्कॉलर्स जो थे, विद्वानों का एक ऐसा ग्रुप जो समाज के उत्थान के लिए हमेशा कार्य किया करते थे, जिसमें सबसे पहले थ्रेसिमेकस, पॉलीमार्कस, ग्लूकॉन, गॉजियस, हैप्पियस और कैकिलॉस, ये ऐसे विद्वान थे जो उसके में शामिल थे। तो उनके ही सुकरात के शिष्य प्लेटो होते हैं, जो कि एथेंस स्पार्टा, और हम देखते हैं एथेंस तो स्पार्टा में हमेशा से कुछ न कुछ विद्वान चलता रहता है आपस में। तो उसके बारे में जो प्लेटो वहाँ की कंडीशन को बताने की कोशिश करते हैं, और वो बताते हैं कि एक राज्य कैसा है। तो उसके पहले सबसे पहली बात उन्होंने राजा पे बताया, फिर बताते हैं कि वहाँ का जो व्यक्ति है किस तरह दो वर्गों में संघर्ष करता रहता है। वो प्लेटो का विचार था। प्लेटो के शिष्य अरस्तु होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि एक प्लेटो जिन्होंने राज्य को बहुत आदर्श बताया, लेकिन वहीं अरस्तु जिन्होंने राज्य को यथार्थ बताया। तो इनके जो मेन कुछ बुक्स हैं, जैसे रिपब्लिक हुआ, आप द स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इनके बुक्स द इवन, द लॉज, सिम्पोजियम, ये प्लेटो के बुक्स होते हैं। उनके शिष्य अरस्तु जिन्होंने प्लेटो के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया, और थोड़ा बहुत उनमें समीक्षात्मक अध्ययन करते हुए वो बताने की कोशिश करते हैं कि एक राज्य जो आदर्श पे चल रहा था अब यथार्थ की बात करेगा। तो अरस्तु का जो मेन थॉट था, उनका ये मानना है कि राज्य एक विचारधारा है जो कि हमेशा यथार्थ में जीना चाहिए, व्यक्ति को आदर्श में नहीं होना चाहिए। राजा को बताते हैं कि राजा कुछ ऐसा कुछ ऐसा सिद्धांत लाए जो राज्य में सभी व्यक्तियों के लिए समान हो सके। और उन महिलाओं के ऊपर भी विचार दिया कि उनका कैसा, वहाँ का उस समय का विचार कैसा था। हम अब आगे बढ़ेंगे। जो चर्च का ही अभी दौर चल रहा है, जिसमें मैकियावेली आते हैं, और आप सभी मैकियावेली के बारे में जानते हैं कि वो राजा को एक ऐसा शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाना चाहते हैं जिसके अंतर्गत वहाँ की प्रजा आती है। वो व्यक्ति को मानव स्वभाव के बारे में वो बताते हैं कि व्यक्ति कैसा होता है। यानी ये मिलाकर कह सकते हैं कि उनका पूरा समर्थन राजतंत्र की तरफ जाता है। जब वो गणतंत्र की बात किए थे उसके बाद, तो गणतंत्र के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन लेवी, और राजतंत्र में उनका पुस्तक द प्रिंस। और उसके बाद अब हम हॉब्स से आएंगे। अब थोड़ा सा व्यक्ति लिबरल होगा। तो हॉब्स कहते हैं कि जिस दौर में हॉब्स की जन्म होता है इंग्लैंड मेल्सबरी में, तो बताते हैं कि वहाँ पे कंडीशन ऐसा था कि जिस समय राजा बार बार प्रजा के ऊपर एक ऐसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाना चाहता था, तो उस पर बात करते हैं। तो हॉब्स एक पहला स्टेटमेंट उनका था कि हमारा जन्म उस समय हुआ जिस समय वहाँ पे एक कहीं न कहीं डरा हुआ शासन व्यवस्था था, इसलिए डर को और अपने आप को जुड़वा भाई मानते थे। लॉक के ऊपर बात करेंगे, जो लॉक थोड़ा सा और लिबरल होते हैं। अब लॉक ने कहा कि व्यक्ति स्वभावतः वो बहुत ही क्लीन होता है, एक सफ़ेद पन्ने की तरह होता है, और समाज में आते ही धीरे धीरे उसके ऊपर अनुभव से सीखता है, और अनुभवी विचारधारा से ही उसके मानवीय चीज़ों का परिवर्तन होता है। अब रूसो पे आते हैं। जो रूसो ने व्यक्ति को पूरी तरीके से एक सूक्ष्म विचारधारा नैतिक माना, और रूसो ये कहते हैं कि जो समाज है, जो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में जन्म लेता है, धीरे धीरे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात किया कि प्राकृतिक अवस्था उतनी बुरी नहीं थी जितना वो हॉब्स कहते थे, और उतना अच्छा भी नहीं था जितना लॉक कहते थे। यानी मैकियावेली, ये चार अभी मानव स्वभाव के ऊपर ही बात किया। इन्होंने कहा कि समाज में एक संविदा सिद्धांत पे हम जीना शुरू किए, जब कुछ व्यक्तियों ने समाज में शक्तिशाली अवस्था में आकर समाज को अपने माइट इज राइट की बात किया, तो उन्होंने कैसे उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अब हम चार को एक साथ और लेते हैं। पहले लेनिन, माओ और मार्क्सवाद। ये विचारधारा जो कहीं न कहीं चाइना से आता है, जो कि साम्यवादी विचारधारा है, जो मार्क्स इस पे बात करते हैं। उसी से संबंधित लेनिन भी बात करते हैं और माओ भी बात करते हैं। यानी हर युग में वर्ग संघर्ष रहा है। प्लेटो ने भी द्वंद्वात्मक सिद्धांत की बात किया, हीगल भी उसी की बात करते हैं, और इधर आपका मार्क्स भी आते हैं। इन्होंने समाज में सर्वहारा और पूंजीपति के वर्ग में उनके बारे में उन्होंने बात किया। हम मिल की बात करते हैं, जो कि उपयोगितावाद, बेंथम के ये शिष्य होते हैं। बेंथम जो अति उपयोगितावाद की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि बेंथम के विचारों का इन्होंने समीक्षा किया, और बताते हैं कि बेंथम जो कि मात्रा को अधिक मानते थे, यानी जो अधिकतम व्यक्तियों का सुख अधिकतम तरीके से होगा, बताते हैं नहीं। इन्होंने कहा कि मात्रा के साथ साथ गुण का भी होना जरूरी है, यानी व्यक्ति भौतिक सुख को ना देखते हुए आंतरिक सुख की बात करे। उन्होंने राज्य को बताया कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के इच्छा का ही परिणाम है। तो ये ऐसे बताते हैं।
जो सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे जब आते हैं हमारे ये कन्फ्यूशियस, तो कन्फ्यूशियस भी ये बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारधारा की बात, जो पौराणिक चीज़ों से हटकर बात किया, उस समाज में चल रहे कुरीतियों का खंडन करते हुए। और इन्होंने बताया कि व्यक्ति को स्वविवेक से काम करना चाहिए, राज्य का जो निर्माण है कहीं ना कहीं ईश्वरीय ढंग से ना करके व्यक्ति को अपने मस्तिष्क और अपने जीविका के अनुसार करना चाहिए। तो ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, जिनको हम सभी डिटेल्स में, आपके पास वीडियो जा चुका है, इनके बारे में बात करते हैं। तो कमलेश, जिस तरह से वेस्टर्न थिंकर के बारे में चर्चा किया, हमारे बीच प्रिया है। प्रिया, इंडियन थिंकर के बारे में आप शॉर्ट में बताएं कि किस तरह से किन किन विद्वानों को आपने पढ़ा और किस तरह से आपने अपनी तैयारी शुरू की है और अभी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले इंडियन थिंकर में हमने कौटिल्य को पढ़ा, उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र को पढ़ा, जिसमें सभी विषयों का वर्णन है। कौटिल्य को आप विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा और गांधी जी किस किस से प्रभावित थे वो पढ़ा, और कुछ उनकी जो पुस्तकें पढ़ी। गांधी जी जिससे प्रभावित थे वो है लियो टॉल्स्टॉय, जो जे टॉक ने लिखा है कि लियो टॉल्स्टॉय से गांधी जी प्रभावित थे। रस्किन की किताब है जो अनटू द लास्ट है, उससे प्रभावित थे। और गांधी जी गीता से और उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया उन्होंने, उससे भी प्रभावित थे। और गांधी जी की जो खुद की बुक्स है वो है जो इनकी बायोटोग्राफी है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो 1929 के आसपास आई है। और गांधी जी की जो अन्य किताबें हैं, खादी है, स्वराज है, हिंद स्वराज है। और गांधी जी पर जिन्होंने किताबें लिखी हैं वह शंभुनाथ त्रिपाठी हैं। गांधी धर्म और समाज लिखा है, और गांधी इज़ द मास्टर फॉर द गांधी, ये बुक्स हैं उनकी। और अब अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर जी जो महार जाति के थे, दलित के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। और इनके जो हमने राजनीति यात्राएं के साथ साथ इनकी हमने बुक्स पढ़ी थी, जो लिखते हैं 16 में वो 1916 में लिखते हैं कास्ट इन इंडिया। फिर 23 में लिखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। 27 में उनकी आती है क्या बोलते हैं बहिष्कृत भारत। और 30 में सत्ता आती है तो अनटचेबिलिटी। और 1948 में द अनटचेबिलिटी और हुगो शूद्रा आती है। उनके मरने के बाद जो मृत्यु पश्चात जो उनकी किताबें आती है गांधी बुद्धा एंड इट्स धम्मा आती है, जो कि 1957 के आसपास आती है। और फिर हमने पढ़ा एम.एन. रॉय के बारे में पढ़ा था। एम.एन. रॉय को हमने देखा कि एम.एन. रॉय कैसे एक क्रांतिकारी के बाद साम्यवादी, फिर साम्यवाद से वो मानववाद की तरफ गए, और फिर कैसे वो नव मानववाद का विचार उन्होंने रखा। और एम.एन. रॉय की जो हम किताबें पढ़ते हैं वो हमने काफ़ी ट्रिक से याद की थी, जिससे हमने आर और फिर WC से किया था जैसे। और मेट्रोलिज्म पे इनकी बुक्स है जो बहुत फेमस है। फिर हमने एम.एन. रॉय के बाद हमने पढ़ा था जयप्रकाश नारायण के बारे में हमने पढ़ा था। और जयप्रकाश नारायण की जो पुस्तकें हैं वो इस प्रकार से हैं कि वाई सोशलिज्म टूवर्ड स्ट्रगल, ये इनकी पुस्तकें हैं और जो काफ़ी फेमस भी हैं। और इसके बाद हमने जयप्रकाश नारायण, अरविंदो घोष पढ़ा, फिर स्वामी विवेकानंद पढ़ा। अरविंदो घोष में हमने भी एक सर ने बहुत अच्छे से कहानी की तरह हमें समझाया था कि कैसे सावित्री और गीता योग कर रही हैं, तीनों इनकी पुस्तकें हैं, और कैसे योग कर रही हैं। फिर मदर आती है, द मदर उनकी एक पुस्तक है। फिर वो उनके ऊपर द फ्यूचर स्टोरी पोएट्री बताती है, ये भी इनकी एक पुस्तक है। फिर हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये भी हमने सारी चीज़ें हमने टिक के अकॉर्डिंग याद कर रखी है। और कैसे द मास्टर टीच मी, ये द मास्टर उनकी एक किताब है। और धर्म योग, कर्म योग, ये सब इनकी पुस्तकें आती हैं। फिर हमने स्वामी विवेकानंद के बाद हमने पढ़ा था वीर सावरकर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हिंदुत्वशाही जो पुस्तकें हैं वो हैं। और फिर उसके बाद हमने वीर सावरकर के बाद हमने पंडिता रामाबाई के लिए पढ़ा, जो बहुत फेमस भी हैं कि महिला उत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। और जो छुआछूत से वो थी, क्या बोलते हैं, जो अदर कास्ट में मैरिज करके इन्होंने ये भी दिखाया, शो किया कि हाँ जी, छूत पे विश्वास नहीं रखती थी। हाँ जी। और जैसे कृपा सदन जैसे महिला उत्थान के लिए इन्होंने वो भी बनाए, संगठन बनाए। और इनकी जो पुस्तकें हैं वो 2-3 इनकी जो पुस्तकें हैं वो है ऐसे वे टू इंग्लैंड है, द हाई कास्ट ऑफ वुमेन है, और स्त्री और धर्म के ऊपर इनकी पुस्तकें हैं। धन्यवाद। तो इस तरह से प्रिया ने जिस तरह से बताया आपको इंडियन थिंकर्स में कुछ इम्पोर्टेंट
और निश्चित रूप से इन सब चीजों का योगदान हमारे जीवन में भी है और इम्तिहान में तो ऑब्वियसली होगा ही। अब आशीष है, आशीष आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, आप क्या बताना चाहेंगे? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स याद किए हुए हैं, मैं आपको पार्ट्स सुनाना चाहूँगा। पार्ट फर्स्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट, पार्ट 7 रिपील्ड हो चुका है, पार्ट 8 स्टेट, पार्ट 9 पंचायती राज, पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, पार्ट 12 प्रॉपर्टी, इट्स अबाउट प्रॉपर्टी, पार्ट 13 trade, commerce and intercourses, and part 14 services under state and union, part 15 election, part 16 special provisions under union and state, part 17 is language, official language. Part 17 is part 18 emergency provision, part 19 miscellaneous, part 20 amendment in the constitution, part 21 temporary transition, special provisions, and in part 20 it is short titles. 22. आशीष, आप ये बताएं कि पॉलिटिकल साइंस में आपको सबसे बेहतर कौन सा पार्ट लगता है पढ़ने में? सर पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा लगता है। ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कौन चेयरमैन थे? सच्चिदानंद सिन्हा।